डाइनिंग टेबल पर सबकी नजरें इस पर मरकूज थी। फीके नकूश का हमल वो शख्स लगभग 30 साल का था। बाल जेल से पीछे चिपकाए, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, थ्री पीस सूट पहने वो संजीदगी से अखबार पर ब्लेड का टुकड़ा लगा रहा था। जी हाँ, लोग चले जाएं, मैं नहीं आ सकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो ब्लेड मुंह में रखकर चिबाते हुए बोला। शानदार ने फार्क और नाइफ प्लेट में टच की। भैया वो तो हम चले जाएंगे, आपसे कहने का मतलब है कि आप हमारे साथ चलें। माथे पर बेल डाले बोली थी। देखो शांति, नाइफ से ब्रेड का टुकड़ा तोड़कर फार्क में डाला। वो तुम्हारी मामा की फ्रेंड का घर है, मेरा इधर क्या काम। और मेरे अल्लाह, बात ऐसे कर रहे हैं भैया। जबरार भाई आपके बचपन के दोस्त हैं। झूठ तो बंदा वो बोले जो सामने वाले को इस वक्त पता ना चले। अब वो कहती खाना खाने लगी। अच्छा, आप आमना आंटी की बात कर रही हैं? वो बराह रास्त माँ से मुखातिब हुआ। जी बेटा जी, और मेरी कितनी दोस्त है आमना के नाम की, माँ भी इसी की माँ थी। वैसे मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। देवकिन से मुँह साफ करते हुए उठा और शानजे जेवरार को वो मुझे जब भी मिलना होता है हम मिल लेते हैं। इस फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए हमें एक दूसरे के घरों में नहीं जाना होता। ये कहकर वो ये जा वो जा। पीछे से शानजे ने बुरा सा मुँह बनाया। अब वो मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद बाई की शान में गुस्ताखी कर रही थी। शफीक आलम की शादी इनकी पसंद से हिरा खातून से हुई थी। इनके दो बच्चे हदीद आलम और शानजी शफीक थी। शफीक साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक हदीद ने इनका बिजनेस संभाला था। फिर इसने CSS का मुकाबला का इम्तहान में अव्वल पोजीशन हासिल की। अब वो 2 साल ट्रेनिंग के बाद SP की हैसियत से लौटा था। इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट के तमाम पुलिस स्टेशन आते थे। आज भी एक मीटिंग के सिलसिले में वो IG साहब से मिलने गया था। जबकि आमना बेगम हिरा की बहुत अच्छी दोस्त थी। इनकी दोस्ती कॉलेज में स्टार्ट हुई थी और अब तक चल रही थी। दोनों के मिलने जुलने से इनके शौहर में भी दोस्ती हो गई। आमना बेगम के शौहर रहमान साहब कॉलेज के प्रोफेसर थे। इनके यहाँ अल्लाह ने पहले ज़ेवियर रहमान की सूरत में बेटा दिया और फिर 4 साल बाद एक चुलबुली सी बेटी दी, जिसका नाम उन्होंने मीराल रहमान रखा था। ज़ेवियर को और खदीज दोनों एक साथ कॉलेज के बाद हॉस्टल में इकट्ठे शिफ्ट हुए थे। तब इनकी दोस्ती गहरी से गहरी होती गई। मीराल और शाजी की दोस्ती कॉलेज में हुई क्योंकि दोनों मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ती थी। आज इन्हें इधर जाना था जब हदीद जवाब दे के गया था। इनके घर पहुंचकर आमना और हिरा आमना के कमरे चली गई। इन्होंने शायद शॉपिंग की थी जिसका दीदार करवाना था, जबकि मीराल और शानजे ना जाने कौन सी कटमेट कर रही थी। तुम्हें पता है मीराल, मामा ने हदीद भाई को भी कहा था आने को, मगर मीटिंग का कहकर वो नहीं आए। बातें करते करते इसे याद आया, नहीं आते तो ना आए, यहाँ पर भी इनके इस्तकबाल के लिए फूल नहीं बिछाए हुए। मुंह बुरा करके बोली, बुरी बात मीराल, इसे नहीं कहते। डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही ज़ेवर बोला, अस्सलाम वालेकुम ज़ावी भाई। शानदार ने इस्लाम किया। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मामा किधर हैं? सवाल मेरा से किया था। आंटी के साथ अपने रूम में होंगी भाई, उन्होंने जो परसों शॉपिंग की थी वो दिखानी भी तो थी। ईरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसकी बात पर वो मुस्कुराता हुआ चला गया। यार यूनी फंक्शन पर चलते हैं, काजू हाथ पर रखे जन कर खाती शांजा बोली, जबकि ड्राई फ्रूट्स की प्लेट गोद में रखे अल्टी पल्टी मारे बैठी मीराल ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरा दिल नहीं है। अजीब व गरीब नमूने फिरे होते हैं फंक्शंस पर। बादाम मुंह में रखती मीराल ने मुंह बनाया, और ऐसे ट्रप करने वाले का भी क्या क्या चीज़ छी थी। शांजा जिद करके इसे मना चुकी थी। अब दोनों मीराल के रूम में ड्रेस सेलेक्ट करने पहुंच गई। फंक्शन रात 8 बजे का था। बाबा से परमिशन पहले बड़ी मुश्किल से मिली। शांजी साथ है इनके कर इन्होंने इजाज़त दे दी थी। इसने बताया था शांजी की ड्रॉप करेगी। सारा फंक्शन दोनों साथ रही और हद दर्जे बोर होती रही, और हर तीसरे मिनट बाद मीराल इसे जताती थी, तुम्हारी वजह से बोर हो रहे हैं। आज रात 8 बजे हिरा ने हदीद को इन्हें पिक करने का कहा था। थका हारा वो तमतला ही गया था। वो पहुंचा तो वो जल्दी से गाड़ी में आ बैठी। दोनों ही पीछे बैठी थी। मीराल, मेरी तौबा, अब मैं कभी यानी फंक्शंस पर आ जाऊं? और बाकायदा काना को हाथ लगागी। आज भी तुम्हारे कहने पे आए थे, करना मना किया था ना मैंने। वो हील्स उतारे पाँव दबा रही थी जब मामा की कॉल आई। इन्होंने इसे हालांकि घर आने को कहा और शायद हदीद पहले से जानता था। अच्छा मीराल, मुझे मामा की कॉल आई है, हाला घर जाना है।
भाई तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, ओके। वो ज़रा परेशान हुई थी और इसने अल्फाज भाई नहीं सुना। इसने कभी हदीद को बचपन में देखा था। इसके बाद जब भी आता ज़ावियार के साथ चला जाता या गेस्ट रूम तक महदूद होता। एक मर्तबा हल्की सी झलक तब देखी थी जब मामा ने इसे जूस गेस्ट रूम में देने भेजा था। तब वो खड़ा कार सुन रहा था। इसका नीम रूह वाजिया था, मगर बिलाल को इसको देखने की दिलचस्पी न थी। अभी भी वो इसे नहीं पहचानी। ड्राइवर तेज गाड़ी चलाओ वो कहकर मोबाइल पर मैसेज करने लगी। गाड़ी इसी स्पीड से चलती रही। ड्राइवर तुमसे कह रही हूँ तेज गाड़ी चलाओ, तुमसे तेज गाड़ी नहीं चलाई जाती, वो गुस्से से बोल रही थी, जो अब मेरे से इसने सर्द निगाहों से घूरा था। मिलाल के तो सर पर लगी तलों में बजी। घूर क्या रहे हो, नौकरी से निकलवा दूंगी अगर दोबारा ये लुक दी तो। मुंह बुलाते हो बोली, जो अब इसने गाड़ी झटके से रोकी थी। अब क्या मुसीबत है, माथे पर बेल्ट डाले बोली, जब इसने ड्राइवर को दरवाज़ा खोलते बाहर निकलते देखा। फिर इसने इसका दरवाज़ा खोलकर बाजू से पकड़ते हुए बाहर खींचा। वो जो हील सता के बैठी थी, नंगे पैरों पर कंकरियाँ चुभी थी। अभी वो इससे आफात पर भी न संभली थी जब इसने बाजू से दबोच कर गाड़ी के साथ लगाया। क्या कह रही थी, इतनी देर से क्या बकवास कर रही थी। उस सुबह से थानों के विजिट करके थक चुका था। अब इस लड़की की चिक मिराल के सही माने में छक्के तब छूटे जब इसने सुनसान सड़क देखी। मतलब बचा का कोई रास्ता नहीं था। वो मैं बस चलती कह रही थी। वो आंखें चिपका कर बोली, गहरे भूरे सिल्की बाल खुले थे, हवा के दोष पर लहरा रहे थे। मैरून सिल्क का पैरों तक आधा गाउन और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए वो किसी की भी तवज्जो का मरकज बन सकती थी। अब अगर मुझे तुम्हारी चूं की भी आवाज़ आई ना तो मैं इसी वक्त तुम्हें इधर छोड़ जाऊंगा। हवा से इसके बाल हदीद के चेहरे को छू गए। ओके ओके। अब वो गाड़ी में बैठ रही थी जब इसने गाड़ी स्टार्ट की। सारे रास्ते में चुप करके बैठी रही। घर के सामने गाड़ी रुकी तो उतरी, बेल बजाई, मगर वो गाड़ी में ही बैठा रहा। शायद वो इसके अंदर जाने का इंतजार कर रहा था। दरवाज़ा ज़वेयार ने खोला। किसके साथ आई हो, कहते साथ ही इसने पीछे खड़े गाड़ी में हदीद को देखा। मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ ही था। विश्वास में हदीद की जान से मिला। ज़वेयार को गाड़ी की जाना बढ़ता देख वो अंदर दाखिल हो गई। हदीद गाड़ी से बाहर निकल के इससे मिला। अंदर आ जाओ, इससे इशारा करते हुए अंदर की जाना बढ़ा। जब हदीद ने मना किया वो ज़बरदस्ती इसे अंदर लेके जा रहा था। किसके साथ आई हो मिराल, इसे आता देख तो आमना बेगम ने सवाल किया। तभी नज़र ज़वेयार के साथ अंदर आते हदीद पर पड़ी। वह खड़ी होगी। मिराल न समझी से इसे देख रही थी। अब एक ड्राइवर को अंदर लाने की क्या ज़रूरत थी, फिर इसके साथ कहक लगाने की क्या ज़रूरत थी, फिर इसकी तंजीम के लिए मम्मा खुद उठी थी। अरे आज हदीद बेटा आया है। वो आगे बढ़ी। जब हदीद इनकी गले लगा, मिराल को तो झटका लगा था। वो इसे ड्राइवर समझ रही थी। क्या क्या कुछ नहीं कहा था। खैर इसने भी इसे डरा कर हिसाब बराबर कर लिया था, इसलिए मिराल की शर्मिंदगी उड़न छू गई। मिराल जाओ कुछ खाने को लाओ, इन्होंने रूम में जाती मिराल से कहा। वो वही पाँव टचकी। अब किचन में खड़ी फ्रेश जूस बना रही थी। इनकी घर में डब्बे वाले जूस नहीं आते थे। साथ स्नैक्स और नेगेट्स तल लिए। वो ट्रे लिए हदीद के सामने झुकी और हदीद ने आंखों उठा के से देखा। शहद रंग काजल लगी आंखें और स्याह गहरी पलकों के हम में कैद इसकी आंखें। दोनों की आंखें मिली थी जैसे वक्त थम गया। जो कि खड़ी मिराल और उससे तकता हदीद, जैसे मंजर मुकम्मल था। इसके खुले बाल इसके चेहरे पर लगे तो जैसे वह दोश में आया। गिलास उठाए इसने निगाह नीचे की। ज़वेयार जाने क्या कह रहा था। मिराल ट्रे टेबल पर रखने जाने लगी जब खाना खाने का हुक्म हुआ। वो मामा जी कहना चाहती थी मगर हदीद की मौजूदगी में बेइज्जती नहीं कर चाहती थी, इसलिए खाना टेबल पर लगाया। वो जाने को उठी। जामने बेगम ने ज़बरदस्ती इससे खाने पर रोक लिया। खाना खा लगाकर वो चेंज करने चली गई। इसे लगा वो चला गया होगा। ऑफ बाजू वाली वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने नीचे आई थी। इसे डाइनिंग टेबल पर मौजूद पर्क वहीं से उल्टे कदम होने लगी। जब मामा ने देखकर आवाज़ दी, मिराल आ जाओ खाना खाओ, वापस आकर हदीद के सामने रखी चेयर पर घसीट कर बैठ गई। जब आमना जाने लगी, मामा आप किधर, आई खाना खाएं। ज़वेयार ने इन्हें रोका। बेटा तुम लोग खाना खाओ, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, मैं इन्हीं के साथ खाऊंगी। और मुस्कुरा कर बोली। ओहो। ज़वेयार के कहने पर वो दोनों भी मुस्कुराए। मिराल बिरयानी प्लेट में डाल रही थी जब इसकी नज़र ज़वेयार से बात करते हदीद पर पड़ी। वो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था जब इसके गाल पर डंबल उभरा। आंखों में हल्की सी सुर्खी थी जो इसके थके होने का पता देती थी। उसी वक्त हदीद ने इसकी जानब देखा। वो खराब कर आंखें फेर गई। डिश रखते ही ज़वेयार ने डिश उठाई। पहले हदीद की प्लेट में डाले फिर अपनी। इसने कुर्सी पर अलती पलती मार ली।
एक आदत सी थी, अब वो सुकून से खाना खा रही थी। जब आमना वहाँ आई, मेरा सीधे होकर बैठो, इन्होंने हल्की सी चिढ़ते गाते हुए बोली। ज़रियार और हरदीप दोनों ने इसकी जानब देखा। मामा जी, वो जी पर जोर देते बोली। अब वो सीधी होकर बैठी थी। एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ी तंग हूँ। पास रखी कुर्सी के चिढ़ते हुए बोली। आप तो मेरी हर आदत से तंग है। मेरा और जामना थे नामुमकिन। कोई अच्छी आदत हो तो अच्छे लगे, हर गलत काम तुमने करना होता है। और हदीद की मौजूदगी में अब इसकी आदत गनमा रही थी। सारा दिन सोई रहती है, मजाल है कभी एक कहने पर मानो। मामा अभी भी माना तो था, वो तो जैसे सदमे में चली गई थी। कब? अभी जब आपने खाना लगाने को कहा था। इसने कहा ही था जब मामा दोबारा बोली। यही यही मैं सोच रही थी कि अभी तक ये एहसान गिनवाया क्यों नहीं है से मामा जी। मामा मुस्कुराई थी। इसने सर कमा कर देखा तो यार और बाकायदा दांत निकाल के हंस रहा था और हदीद के चेहरे पे भी साफ लग रहा था कि इस बहस से महफूज हुआ था। इसका पारा चढ़ा। इसने लगा अब मिलकर इसका मजाक बना रहे हैं। वो खाना छोड़कर उठी। खाना खाओ मिराल। जेवियार अब हंसी रोकर कह रहा था। हदीद ने भी इसकी जन्म देखा। वो माथे पर बिल डाले लाल होते चेहरे के साथ खड़ी थी। जोड़े से लटके निकल कर इसके चेहरे पर पड़ रही थी। भूख नहीं है मुझे, वो कहकर ये जा वो जा। मामा आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बेचारी अभी थकी हुई आई थी। कहने वाला जवियार था। कभी ऐसे बुरा तो नहीं मनाया है, छोड़ो इसे। हदीद तुम बताओ कल क्यों नहीं आए थे? अब हदीद से शुरू हुई। खाना खा कर वो चला गया था। मिराल को समझ नहीं आया वो हाथ से उठ कर क्यों आई थी। मामा तो रोज़ ही सुबह व शाम यही कहती थी। इसे ज्वाइन किया अभी 1.5 माह ही हुआ था जब शहर में स्ट्रीट क्राइम में 35% कमी आई थी। आते ही 4-5 पुलिस ऑफिसर को रिश्वत के चक्कर में सस्पेंड किया था। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ काम होता देख वही सज़ा मिलती थी। आजकल पंजाब पुलिस एक्शन में थी। इसने आते ही नशे बेचने वालों के खिलाफ नोट्स लिया था। चोरी डकैती करने वाले को खिलाफ सजा देने का हुक्म, और जो फरार था इन्हें देखते ही फुल फ्राई बंदे को मौके पर ही मार देना और हाफ फ्राई घुटने पर गोली मार देना। बंदा सारी जिंदगी माजूर हो जाता है का हुक्म था। जिनके केड पेंडिंग थे इसे जल्द जल्द हल करने का हुक्म था और इनके लिए हुक्म पर फौरी अमल दरामद भी हुआ था। इसके बहुत से दुश्मन बन गए थे। कुछ सियासतदान भी इनके काले धंधों में शामिल थे जिनके खिलाफ वो एक्शन में था। आज ही से एक निजी टीवी चैनल के मुकाल मसूल हुई। इसका इंटरव्यू करने जा रहे थे। इसने कल का वक्त दिया था। अभी वो किसी थाने में जा रहा था जब इसकी गाड़ी के सामने कोई आया था। बर वक्त ब्रेक लगाकर वो बाहर निकला। वो कोई लड़की थी जिसकी इसकी जानब पश थी। वो सड़क क्रॉस कर रही थी जब इसके हाथ से पॉकेट पाउच गिरा और वहीं उठाने को झुकी थी। इसकी इसमें इसलिए जब सर था वो पर उठाकर मुड़ी। इस वक्त इस जगह इसके सामने पाने का तस्वरी मुहाल था। जी, वो ऐसे अजनबियों की तरह बोली। वो इससे अजनबीपन से हैरान हुआ था। मगर इससे क्या, सड़क पर ऐसे चले जाते हैं और कैसे चले जाते हैं? मैं तो दोनों पैरों को इस्तेमाल करके जा रही थी। अगर आपने कोई नया तरीका ईजाद किया है तो बता दें, मैं इसी तरह चल लूँगी। निराल और उसकी ज़बान। मैं ये कह रहा हूँ आप सड़क ध्यान से नहीं पार कर सकी। अभी एक्सीडेंट हो जाता और मर आ जाती तो सब मुझे गुस्सरवा ठहराते। वो भी हदीद था। हाय अल्लाह जी, कौन है ये? वही अगला बंदा मर जाता, इन्हें फिर भी अपनी पड़ी होती। वो तो शाक में चली गई। और हाँ, मेरा पर्स गिर गया था जिसने मेरा कराया था। अगर मैं इसे वहीं छोड़कर सड़क क्रॉस कर लेती तो गाड़ियों के टायरों के साथ कहीं गुम हो जाता और गालबन वो आपकी गाड़ी होती। इसने जफरिया नज़र उठाकर इसकी गाड़ी को देखा। बंदा तमीज़ से चीज़ें पकड़े तो ना गिरे। वो शायद बहस के मूड में था और वो इस बहस करने नहीं चाहती थी, इसलिए चल दी। किधर जा रही हैं? इधर आए, आपको ड्रॉप कर दूंगा, इसने फराहदिली से कहा। मगर इसने जवाब पीछे मुड़कर घूरा था। मैं खुद चली जाऊंगी, वो कहते हुए ये जा और वो जा। इसने भी कंधे उछाल दिए। सन ग्लासेस लगाते अपनी गाड़ी के जाना पड़ा। आमना, तुम्हें मैं क्या बताऊं, जब मैं हदीद से फारिस ज्वाइन की है मैं तो डर गई हूँ। मेरे बच्चे सुबह जाते हैं, रात को इतना लेट आते हैं, कसम से एक पल का चैन नहीं। इसे सुबह शाम धमकियों के फ़ोन आग लगाते हैं, पूछो तो टाल देते हैं। अब तो बताओ मैं क्या करूँ? हिरन ने तो आमना बेगम के बोली। अब क्या किया ही जा सकता है? अच्छा खासा बिजनेस था, इसे छोड़ के इधर आ गया। जवान और रात को कुछ किए भी नहीं सकते। वो दोनों इस वक्त ब्रेक गमगीन दुखी दिख रही थी। जब मिराल और शांति बातें करते अंदर दाखिल हुआ। आज किसके खाते नेकियां डाल रही हैं आप लोग? शांति ने बोला और मिराल हंसी थी। चुप करो बदतमीज़, हम कब किसी की चुगलियां करते हैं? हम इस वक्त हदीद को डिस्कस कर रहे हैं, हीरा बुरा मनाते हुए बोली। और आप आज फिर इनकी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के सदमे में हैं। चलो मिराल आ जाओ,
تمہیں ایک چیز دکھانی ہے، وہ اس لیے اپنے کمرے میں چلے گی۔ اب وہاں اپنے وہ تمام چیزیں دکھا رہی تھی جو غالباً اس نے اس سے پہلے کے چکر کے بعد خریدی تھی۔ شانزی واش روم یہ ہے، وہ پیچھے اس کے سامنے پڑی چیزوں میں سے ایک رنگ پکڑ کے دیکھ رہی تھی۔ جب حدید شانزی کو بلاتا اندر داخل ہوا، اسے سامنے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بنائے۔ جب تک اس نے بھی اسے دیکھ لیا، وہ رنگ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ شانزی واش روم میں ہے، وہ دھیمی سی آواز میں بول رہی تھی۔ وہ واپس جانے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ ایک آنکھ چھوٹی کے تفتیشی افسر کی طرح بولا۔ وہ شانزی اپنا سامان دکھا رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، ابھی تو شانزی نہیں ہے، ابھی کیا کر رہی تھی؟ وہ دوبارہ بولا۔ وہ رنگ دیکھ رہی تھی۔ آج ہی وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئی تھی، اس لیے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ چوری کی نیت سے وہ مذاق کر رہا تھا مگر لہجہ سنجیدہ تھا۔ مگر اس کی یہ بات میرال کو بہت برا لگا تھا۔ جی نہیں، ہم مڈل کلاس ضرور ہیں اور آپ امیر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں آپ مجھے چور کہیں۔ ضبط کرتے اس کا چہرہ لال ہوا۔ آئی ایم سوری، تمہیں برا لگا، میں تو صرف مذاق۔ اس کا ری ایکشن دیکھ سیدھا ہوا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر باہر نکل گئی۔ او شیٹ، وہ پیچھے بھاگ کر نکلا تھا مگر تب تک وہ حریم کے کمروں میں جا چکی تھی۔ وہ پیچھے گیا تو وہ حریم کی گود میں سر رکھے سن سن کر رہی تھی اور وہ دونوں اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ وہ آمنہ کے پاس جا بیٹھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ دیکھو حدید پتہ نہیں کیوں رو جا رہی ہے، تو پوچھو نا بیٹا، آمنہ بیگم نے حدید کو مخاطب کیا، جب کہ ہیرا اس کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ جی تو میرال کیا ہوئے ہیں آپ کو؟ اس نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ میرال کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہو رہا ہے، وہ ابھی بول رہی تھی جب شانزی اس سے ڈھونڈتی آئی۔ میرال کی بچی، میں واش روم میں گئی اور تم یہاں بھاگ آئی ہو، چلو اٹھو شاباش۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کے کھینچ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ چلے گی۔ اب کہ اس کی ضد پر شانزی اسے لان میں لے کر بیٹھی۔ لازمی انہیں چائے دے گی مگر اس نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ کبھی اتنی ایموشنل نہیں ہوئی تھی مگر اس کے سامنے اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ اسے دیکھے میرال نے چہرہ بدل لیا۔ اس نے لب بھیجی اور واپس چلا گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، ملک کے سب سے بڑے اسمگلرز کے ٹھکانے پر ریڈ ڈالنے والی ہماری پنجاب پولیس کو ایک حملے کا سامنا کر پڑ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ملک کے ایک جانے مانے سائنسدان کا ڈیرا ہے جہاں پولیس نے ریڈ ڈالا ہے مگر ان کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے۔ اندر سے ایک وفد بھیجا گیا جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو کچھ معزز مہمان اندر موجود ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس کیس کو لیڈ کرنے والے ہر دل عزیز ایس پی حدید عالم ہیں۔ ابھی نیوز رپورٹر ہیڈ لائنز دے رہا تھا جب اس کے پیچھے حدید عجلت میں اپنے ساتھی کو کچھ بتاتا گزرا تھا، ہاتھوں سے اشارہ کرتے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب رپورٹر بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، ایس پی حدید عالم کیسے ہیں آپ، اور آپ اس ریڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نیوز اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہا تھا۔ یہ نیوز میرال دیکھ رہی تھی اور زیورال کمرے میں داخل ہوا۔ اب وہ بھی کچھ پریشان سے بیٹھا تھا۔ آمنہ بھی ادھر آ گئی۔ ادھر شانزی اور حریم دیکھ رہی تھی۔ جی الحمدللہ، میں بہترین، اور اس ریڈ کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اندر چودھری صاحب کے مہمان ہی موجود ہیں تو ہمیں اندر کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے سائنسدان ان چیزوں میں ملوث ہیں تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم جنہیں اپنے ملک اپنی زندگی سونپ رہے ہیں، اگر وہ ہی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہماری عوام کا کیا بنے گا؟ وہ فل یونیفارم میں تھا۔ تیزی سے کہتے اب وہ پیچھے مڑا اور رپورٹر اور بھی کچھ سوچ رہا تھا مگر وہ ایک ساتھی کو سمجھا کر اب دوسرے کو کچھ کہہ رہا تھا۔ جی تو ناظرین، آپ نے براہ راست ایس پی کی گفتگو سن لی ہے۔ اگر ڈیرے میں کچھ موجود نہیں ہے تو وہ تلاشی کیوں نہیں دے رہے؟ نیوز اینکر اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر میرال پیچھے ادھر ادھر اجرت میں ادھر سے ادھر جاتے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ یونیفارم میں وہ اسے اتنا پیارا لگ رہا تھا اور چہرے پر اجلت، کیا وہ صرف اس سے ہی پیارا لگ رہا تھا؟ یکدم ٹھا کی آواز سے سکرین بلیک ہو گئی اور سب کے دل دل گئے۔ آمنہ تو باقاعدہ رونے لگی۔ انہوں نے زاویار کو بلایا اور اسے ادھر چھوڑ آئے۔ بہت انکار کرنے کے بعد آخر اسے ماننا پڑا۔